तो मार्केट पिछले कई दिनों से वेट एंड वॉच मोड पे था, क्योंकि भाई ये तो लीडर है आईटी सेक्टर का, तो इनका ड्रॉप हो गया है। तो आज जो निफ्टी में हमें फॉल देखने को मिला है, एक बड़ा रीज़न है किसी भी हालत में उनकी शर्त को मान लेते हैं तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि ऐसे में इन्वेस्टर्स करे क्या। ओके, यही रिटेल कर सकता है। बाकी इसके अलावा आपके हाथ में फार्मा के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं $30 बिलियन। ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? देखिए, सर एक बात बताइए, देखते देखते मार्केट 25,600 से सीधा 500 पॉइंट नीचे आ गया और पिछले 2 दिनों से मार्केट तेज़ी से नीचे जा रहा है। आपका मीडियम टर्म का व्यू तो बेयरिश ही रहा है, पर शॉर्ट टर्म में ऐसा क्या हो गया कि अचानक मार्केट गिरने लगा? ओके, देखिए, जो रैली हमें देखने को मिली 25,600 तक, वो इसी एंटिसिपेशन में देखने को मिली कि टैरिफ्स में पॉज लग गए हैं, ट्रेड डील हो जाएगा। उसी एंटिसिपेशन में मार्केट्स ऊपर गए। उसके बाद थोड़ा मार्केट वेट एंड वॉच मोड पे आ गया कि देखते हैं क्या होता है, डील तो होनी ही है, बट थोड़ा सा हम वेट कर लेते। तो मार्केट पिछले कई दिनों से वेट एंड वॉच मोड पे था और धीरे धीरे जो हम देख रहे थे कि मार्केट को ऐसा लग रहा था कि अगर डील हो भी गई तो भी टैरिफ्स तो हम पे लगेंगे। उस एंटिसिपेशन में मार्केट्स धीरे धीरे गिर रहे थे, लेकिन फिर भी मार्केट को होप थी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, डील हो जाएगी और हम बाकी कंट्री से थोड़े बेटर सिचुएशन में रहेंगे। लेकिन पिछले 3 दिनों से सेंटिमेंट्स में ज़बरदस्त बदलाव आया है। एक तो डील को लेकर पेच ऐसा लग रहा है दोबारा फंस गया है। खबरों की अगर माने तो डील ऑलमोस्ट थ्रू थी। एक मिनी डील का वर्जन इंडिया ने बनाकर भेजा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के टेबल में, और इंडिया की स्ट्रैटेजी ये थी कि कम से कम हम डील में घुस जाएं और जो जहाँ पे कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन है उन चीज़ों को अलग करके हम एक डील में पहले घुस जाएं, टैरिफ को रोक लें और फिर बाकी चीज़ों पर डिस्कशन करें। लेकिन ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए रेडी नहीं है और वो चाहते हैं कि जो भी होना है एक झटके में होना है। तो मार्केट को जब ये फीलर्स मिले कि डील तो भैया अभी थोड़ी सी अटकी हुई सी लग रही है, तो मार्केट में हमें रिएक्शन देखने को मिला। दूसरी तरफ आप देखिए कि टैरिफ्स के फ्रंट पे हमें रिलीफ देने की कोई बात नहीं हो रही है, तो नए नए टैरिफ्स की बातें हो रही हैं कि जो रशिया से ऑयल खरीदता है उस पर भी टैरिफ लगेगा, जो ब्रिक्स का पार्ट है उस पर भी टैरिफ लगेगा। तो मार्केट को अब ये लग गया कि भैया टैरिफ से हम बचने वाले नहीं हैं, भले ही डील हो भले ही ना हो। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो Q1 के रिजल्ट्स अब आने शुरू हो गए हैं। मार्केट्स इसको लेकर डिसअपॉइंटेड है और हमने देखा कि टीसीएस के रिजल्ट्स आए, टीसीएस में हमें भारी गिरावट देखने को मिली। टाइटन का रिजल्ट्स आया, उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली। और Q1 के अब रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके भी एस्टिमेट्स मार्केट लगा रहा है और मार्केट पे जो एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं उसके हिसाब से Q1 के रिजल्ट्स अच्छे आने वाले नहीं हैं। अर्निंग्स में 5 से 6% का ग्रोथ ही ज़्यादा से ज़्यादा हम दिखा पाएंगे और जो बैंकिंग सेक्टर है जिसमें 30% वेट है, उसमें तो एक्चुअली अर्निंग में ड्रॉप भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स में पिछले 3-4 दिनों में ज़बरदस्त बदलाव आया है और वो हमें उनकी पोजीशंस में भी देखने को मिल रहा है। अगर हम 3-4 दिन से पहले जाएंगे तो पोजीशंस में कोई करंट मंथ में हमें बदलाव नहीं देखने को मिल रहा था। जो भी हमें देखने को मिल रहा था नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल रहा था, लेकिन पिछले 3 दिनों में ये बदलाव आया है और करंट मंथ में ज़बरदस्त शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई भी हमें दिख रही हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है, Q1 का रिजल्ट और टैरिफ, इन सब चीज़ों को मिलाकर सेंटिमेंट्स में बदलाव आया है। सर टीसीएस की बात कर लेते हैं। अभी टीसीएस का प्रॉफिट तो बढ़ा है, पर सर क्या रिजल्ट्स इतने खराब आए कि ये स्टॉक 3.5% नीचे आ गया आज? देखो, इंडिया में जो कंपनीज़ हैं ना वो काफ़ी कॉस्ट कॉन्शियस हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन तो वो निकाल लेती हैं। भाई देखो, सीधी सी बात है, प्रॉफिट कमाना है तो खर्चे कम कर दो, चाय कॉफ़ी में कटौती कर दो, ले ऑफ्स कर दो, तो वो मार्जिन तो मेंटेन कर लेते हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन तो बना लिया आपने।
बट असली टेस्ट होता है कंपनी का कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है, कि आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो टीसीएस के केस में हमने देखा कि वहाँ पे रेवेन्यू का ड्रॉप हुआ है, कांस्टेंट करेंसी में 3.1% का ड्रॉप हुआ है। तो एक तो ये नेगेटिव है, क्योंकि भाई ये तो लीडर है आईटी सेक्टर का, तो इनका ड्रॉप हो गया है। अब ड्रॉप क्यों हुआ है? तो कई रीजंस हैं कि भाई डील जो यूएसए में जो बिज़नेस जो आता है उसमें डील्स फाइनलाइज नहीं हो रही है, वो अपना टाइम बाय कर रहे हैं, डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, और टैरिफ वैरिफ के चक्कर में वहाँ की कंपनियाँ भी थोड़ा हिली हुई हैं। तो एक तो इनका रेवेन्यू में ड्रॉप हुआ, पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा अगर आप देखें तो इनके जो मेजर रेवेन्यू के एरियाज़ थे, जोग्राफिकल एरियाज़ थे, उसमें ड्रॉप देखने को मिला है। तो नॉर्थ अमेरिका जो कि जहाँ से सबसे ज़्यादा बिजनेस इनको आता है, वहाँ भी इन्हें ड्रॉप देखने को मिला है 2.7% का। इंडिया बिजनेस जिसमें ये लगातार ग्रो कर रहे थे, उसमें 21% का ड्रॉप देखने को मिला है, और यूके में भी करीब 1.3% का ड्रॉप देखने को मिला है। अब देखो यूएसए में तो ये एंटिसिपेटेड था, एक तो थोड़ा वहाँ पे इकॉनमी के फ्रंट पे भी थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और साथ में ये टैरिफ वैरिफ का झमेला वहाँ पे हो रहा है। यूके के केस में थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि वहाँ पे ड्रॉप क्यों हुआ। वहाँ पे वो उम्मीद थी कि वो कवर कर लेंगे, लेकिन जो इनका मेजर बिजनेस है ना, वो अमेरिका से ही आता है। तो जब तक अमेरिका में रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, इनके ओवरऑल रेवेन्यूज़ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया के रेवेन्यू में ये ज़बरदस्त ग्रो कर रहे थे, उसका एक बड़ा रीज़न था कि इन्होंने बीएसएनएल की बड़ी डील कर ली थी, और अब वो डील एक तरीके से ख़त्म हो गई है, फ्रेश बिजनेस वहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हाई बेस पर ड्रॉप देखने को मिला है। तो ये रेवेन्यू अगर आप देखें तो ये 2020 के बाद से वर्स्ट क्वार्टर है टीसीएस का। तो ये रिजल्ट्स इस वजह से इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, और ऐसा नहीं है कि ये सरप्राइज़ है। अगर आप देखें तो टीसीएस का स्टॉक काफ़ी टाइम से प्रेशर में है, और अगले 2-3 क्वार्टर्स तक चांसेस कम है कि इसमें ज़बरदस्त कोई मेजर रिकवरी होने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये साल बेसिकली इन्हें अपने आप को री इन्वेंट करना है, और नए तरीके से एक नए फॉर्म में इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना है कि वो कंपनी उभर कर आए, ताकि ये अपने जो भी लॉस्ट मार्केट शेयर है, बिजनेस है, उसे रिकवर कर सके। और इसका इम्पैक्ट आप देखिए आज के दिन पूरे आईटी सेक्टर में देखने को मिला, करीब 1.7 आईटी सेक्टर डाउन रहा, और ये आपके निफ्टी पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। तो आज जो निफ्टी में हमें फॉल देखने को मिला है, एक बड़ा रीज़न है टीसीएस का नेगेटिव परफॉर्मेंस। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए, और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सर ये टैरिफ फ्रंट पे हो क्या रहा है? अब तो 500% टैरिफ लगने की भी बात हो रही है।
यार ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन का स्टेट बनाया हुआ है और ऐसा लगता है कि वो स्ट्रेटजी के तहत ऐसा कर रहे हैं। अब नया उन्होंने क्या शगुफा छोड़ दिया है कि जो रशिया से ऑयल ख़रीदता है उनको 500% का टैरिफ लगेगा, क्योंकि रशिया से ऑयल ख़रीदते हैं, रशिया उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के अगेंस्ट में करता है और हम जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं यूक्रेन के सपोर्ट में खड़ी हुई हैं। हम जानते हैं कि इंडिया काफ़ी ऑयल रशिया से ख़रीदता है और रीज़न क्या है कि रशिया हमें चीप ऑयल देता है। 35% ऑयल हम रशिया से ख़रीदते हैं। अब अमेरिका हमारे ऊपर लगातार प्रेशर बनाया हुआ है। पहला तो वो ये चाहता है कि हम उससे डेयरी के प्रोडक्ट्स खरीदें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदें, जीएम सीड्स खरीदें। साथ में हमें ये भी प्रेशर कर रहा है कि डिफेंस खरीदिए और हमसे ऑयल भी खरीदिए। अब हम यहाँ पे रशिया से सस्ता ऑयल खरीद रहे हैं और 35% जितना ऑयल हम खरीदते हैं वो रशिया से खरीद रहे हैं। अब वो चाहता है कि 35% बिजनेस हमारे पास आ जाए और वो अमेरिका सस्ता देगा नहीं और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बढ़ेगा। अगर हम किसी भी हालत में उनकी शर्त को मान लेते हैं तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और ऑयल का जो हमारा बिल है वो उसमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो जाएगी। ओके, ईरान से ऑयल ख़रीदना हमने पहले ही बंद कर दिया। अब देखिए, ये ईरान से हम रुपया में ट्रेड करते थे, रशिया में भी काफ़ी हद तक हम रुपया में करते हैं। यूएसए से करेंगे तो डॉलर में करना पड़ेगा। हमारा जो आप देखिए रुपये भी वीक होगा और हम महंगा ऑयल खरीदेंगे तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो ये बहुत ही ख़तरनाक खेल होगा और अमेरिका लगातार प्रेशर बनाना चाहता है। अगर हम उसकी बात नहीं माने तो देन 500% का टैरिफ के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। बुरी तरीके से हम, ऐसा लगता है कि फंस गए हैं और मुझे लगता है कि हमारे जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें काफ़ी केयरफुली काम करना है और हमें संकट से निकालना है। होपफुली वो काम कर रहे हैं और अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करेंगे कि हमें इस प्रॉब्लम में हम ना फंसे। तो ये जो 500% का बिल है ये ट्रंप ने अभी वर्बली घोषित किया है। ये बिल उन्होंने कहा है कि हम ऑप्शनल है, यानी कि प्रेशर टैक्टिक्स है कि आप हमारी बातों को मान लो, नहीं तो हम आप पर 500% का टैरिफ लगाएंगे। ओके, अब जो डिस्कशंस की जहाँ तक बात है कि डील के फ्रंट पे हमारे जो चीफ नेगोशिएटर, आई थिंक उनका नाम राजेश अग्रवाल है शायद, तो वो कह रहे हैं कि हम डिस्कशंस कर रहे हैं और हमारे मिनिस्टर्स ने यूएस गवर्नमेंट को अपने कंसर्न्स भी जताए हैं। ओके, तो कोशिश हमारी तरफ से चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें और एग्रेसिवली इसको परस्यू करना चाहिए और ये मार्केट्स के लिए, इकॉनमी के लिए, कि दोनों के लिए बहुत सारा खतरा है। दूसरी तरफ आप देखो कि ब्रिक्स कंट्री के लिए 10% टैरिफ की अलग उन्होंने घोषणा कर दी है और साथ में फार्मा के लिए भी वो बोल रहे हैं कि हम 200% टैरिफ लगाएंगे। तो कहीं से भी हमें बचने का स्पेस ऐसा लग रहा है कि नहीं मिल रहा है। सर, ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स आखिर करे तो करे क्या? मतलब टैरिफ का खतरा तो हर स्टॉक पे बना हुआ है। ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसे में इन्वेस्टर्स करे क्या। ओके, देखिए हमारे हाथ में बहुत चीज़ें नहीं हैं। किस पर टैरिफ लगेगा, किस पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कि हम किस स्टॉक पे ख़रीदारी कर रहे हैं और किस भाव पे कर रहे हैं। ये तो हमारे हाथ में है ना। ये तो हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता कि इस स्टॉक पे आपको पोजीशन बनानी है या इस भाव पे आपको बनानी है। तो कम से कम इन दोनों चीज़ों पे तो आप काम करिए कि मैं उस स्टॉक को पिक करूँगा जो पिछले 5 सालों से जिसका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। ये तो आप डिसीजन ले सकते हैं ना। साथ ही आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि ये स्टॉक 120 पर ट्रेड हो रहा है, इसकी वैल्यू 110 है या 105 है या 120 है, कि भाई वैल्यू के पास इसका प्राइस है तो मैं इस भाव पे लूँगा। कम से कम ये 2 डिसीजंस तो आप ले सकते हैं ना। अगर आप ये सोच के पोजीशंस बना रहे हैं कि जी ये स्टॉक तो 30% चढ़ गया और 30% चढ़ेगा, विदाउट नोइंग
कि इसका बिजनेस क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, इसके वैल्यूएशंस क्या हैं। तो भाई जिस दिन भी उस स्टॉक के ऊपर कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी टैरिफ से रिलेटेड या अनरिलेटेड, वो स्टॉक औंधे मुँह गिरेगा। और ऐसे कई स्टॉक्स अभी हम देख रहे हैं जिसमें पिछले 4-5 महीनों में बहुत रैली हुई, उन्होंने बहुत गेन दिया और अब वो बहुत पेन भी दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप घुसे हुए हैं तो फिर आपको पेन मिलेगा, तो उससे हमें थोड़ा अवॉइड करना है। आप ऐसे स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं, बनाइए, लेकिन छोटी पोजीशंस बनाइए, बहुत बड़ी पोजीशंस मत बनाइए। बड़ी पोजीशंस उसी पे बनाइए जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सही वैल्यूएशंस पर प्राइजेस अवेलेबल हैं और आपने सही वैल्यूएशंस पर उसे खरीदा है। यही रिटेल कर सकता है, बाकी इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो सर फार्मा सेक्टर पे भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि उसमें भी तो 200% टैरिफ की बात चल रही है। देखो ये सब ना थोड़ा प्रेशर टैक्टिक्स ज़्यादा लगता है। ओके, हमारे दो ही मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, आईटी और फार्मा। तो यूएस को पता है कि जब तक हम इस पर प्रेशर नहीं डालेंगे तब तक इंडिया लाइन पर नहीं आएगा। ओके, तो अभी तक उन्होंने आईटी के बारे में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन फार्मा के बारे में लगातार वो कर रहे हैं। हम 30 बिलियन फार्मा के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, $30 बिलियन, जिसमें से 1/3 अराउंड 31% हम यूएसए को बेचते हैं। यूएसए को जितनी भी जेनरिक ड्रग्स आती हैं 40% इंडिया से जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी हमारी इंडस्ट्री है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप इस इंडस्ट्री को छेड़ेगा तो हम प्रेशर में आ जाएंगे। तो अब उन्होंने कहा है कि हम 200% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि उन्होंने कहा हम इमीडिएटली नहीं लगाएंगे, हम अलग से बिल लेके आएंगे, 1.5 साल बाद लगाएंगे। अब हमें पता है कि वो कितना रिलायबल है, तो हो सकता है 3 महीने बाद ही अनाउंस कर दे, हो सकता है कल ही अनाउंस कर दे, क्या भरोसा। ओके, लेकिन फार्मा सेक्टर में एक चीज़ हमें देखनी है। पहला तो देखो, हमारे इंडिया की फार्मा के बगैर उनका गुजारा नहीं है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन कंपनीज को भी धंधा करना है, वो पंगे लेना चाहेगी नहीं। अगर आप फार्मा सेक्टर में सेफ प्ले करना चाहते हैं, उन स्टॉक्स को पिक करिए जो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, भले ही 5% करें, भले ही 10% करें, भले ही 2% करें, लेकिन वहाँ पर उनका मैन्युफैक्चरिंग का बेस है। इसके 2 फ़ायदे होंगे। पहला कि वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर उनका रहेगा कि चलो कुछ तो बना रहे हैं हमारे देश में। दूसरा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहेगी कि वहाँ पर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो कर रहे हैं वहाँ पे, उनके लिए वो मुश्किल नहीं है। तो फार्मा में ना थोड़ा हमें कॉशियसली काम करना पड़ेगा और उन कंपनीज़ पर फोकस करना चाहिए हमें जो वहाँ पर ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स, प्राइस, ये तो हमें देखने ही हैं। तो ऐसे हमने एक आध स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में भी डाले हैं जो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और वो डोमेस्टिक मार्केट में भी अच्छा कर रहे हैं। तो अगर वहाँ पे भी उनकी सेल्स इम्पैक्ट होती है तो डोमेस्टिक मार्केट, हम जानते हैं हमारा दवाइयों का मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट है, तो वहाँ से भी वो काफ़ी हद तक अपने रेवेन्यू को सस्टेन कर लेंगे। तो फार्मा में ये चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। सर आज एक खबर आई है कि कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन स्टॉक्स 20 से 60% तक चढ़ गए हैं। इसका क्या कहानी है सर? ये ऐसे स्टॉक देखो हमेशा रहते हैं। देखो रिटेल की एक वीकनेस होती है, वो चढ़ते हुए सूरज को सलाम करता है। वो ये देखता है कि अरे ये स्टॉक 20 रुपये से 60 रुपये हो गया, अगर मैं इसमें 1 लाख रुपए लगाता तो मेरे 3 गुना हो जाते। ये उसका बेसिक क्राइटेरिया होता है स्टॉक में घुसने का। और वो ये सोचता है कि स्टॉक 3 महीने में इतना बढ़ गया तो 1 साल में कितना बढ़ेगा। और जो भी ये मार्केट के मैनिपुलेटर्स आप कहिए या ऑपरेटर कहिए, जो भी कहिए, वर्ड यूज़ करिए, वो रिटेल की इस कमज़ोरी को जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर ये स्टॉक चढ़ेगा और हम उसे बताएंगे और उसके साथ कोई कहानी उसके साथ चिपका देंगे तो रिटेल वाला दौड़ के खरीदेगा। और इसी का बार बार इस्तेमाल किया जाता है। कई ऐसे स्टॉक्स हैं पिछले 2-3 महीनों में
20 से 60% जैसा कि आपने कहा चढ़े हैं। उसमें कई स्टॉक्स ऐसे हैं, ITI है, आलोक इंडस्ट्रीज़ है, नेटवर्क टीवी 18 है। ये कंपनीज़ वेल नोन कंपनीज़ हैं, लेकिन इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखो अच्छा नहीं है। ओके, आइदर इनका प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है या फिर इनके रेवेन्यू में डिक्लाइन हुआ है। तो जब प्रॉफिट में डिक्लाइन हो रहा है, रेवेन्यू में डिक्लाइन हो रहा है, तो क्या रीज़न है कि इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है? ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट ऊपर जा रहे हैं तो 3-4-5% ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो जाता है, लेकिन 20%, 40%, 50%, वो भी 2 महीने 3 महीने में, मुझे लगता है ऐसे स्टॉक से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। ऐसी टेम्पटेशन अगर आपको होती है तो थोड़ा आप अपने आप को संभाल के रखिए। ट्रेडिंग के लिए ठीक है, आप अगर स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, आप टेक्निकल्स, चार्ट पैटर्न्स देख कर करते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अगर आप इस बेसिस पर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं 3 साल 5 साल की, कि अरे ये स्टॉक तो बहुत चढ़ गया, तो आप भारी गलती कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए, यही मेरी सलाह है। चलिए सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले हफ्ते मार्केट आपको कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो हमने आपके साथ 25,200 के लेवल से ऊपर बुलिश रहने को कहा था, और फिर हमने कहा था कि 25,600 इसके नीचे अगर आपने शॉर्ट बनाया है, शॉर्ट्स को कैरी कर सकते हैं। ऑलरेडी हम करीब 400 से ज़्यादा पॉइंट्स नीचे आ चुके हैं, 400-500 के पॉइंट के बीच में आ चुके हैं। ओके, आज का डेटा अगर हम देखें तो डेटा बेरिश है। ओके, बट बहुत ज़्यादा बेरिश भी नहीं है। देखो, मैं आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करता हूँ। पहला तो है कि काफ़ी दिनों के बाद विक्स में हमें राइज देखने को मिला है। ओके, साथ ही काफ़ी सारी शॉर्ट पोजीशंस बनी है, OI का अच्छा खासा एडिशंस हुआ है। 3 दिन पहले तक हम देख रहे थे कि नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में ज़्यादा एडिशंस हो रहे थे, अब वो रिवर्स हुआ है। इस मंथ में ज़्यादा एडिशंस हुए हैं, साथ ही प्रीमियम्स में ड्रॉप देखने को मिला है। इस मंथ में भी देखने को मिला है, नेक्स्ट मंथ में भी प्रीमियम ड्रॉप्स देखने को मिला है। पुट कॉल रेशियो आज के दिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। ओके, तो अगर आप देखें, निफ्टी में 200 पॉइंट का फॉल देखने को मिला, पुट कॉल रेशियो में 0.01 का फॉल देखने को मिला। ओके, बाकी का सारा डेटा नेगेटिव है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा हमें एक बाउंस को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन पुट कॉल रेशियो को अगर मैं हटा दूं पिक्चर से, हर डेटा नेगेटिव है। ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? देखिए, हम आज 25,100 से थोड़ा ऊपर हैं। मुझे लगता है 25,200 अगर एक बाउंस मिलता है, मार्केट 25,200 से ऊपर जाता है, शॉर्ट्स को एग्जिट कर लीजिए। ओके, अगर आप शॉर्ट्स में हैं और मार्केट्स यहाँ से 25,100 से नीचे जाता है, आप होल्ड करिए, लेकिन 25,200 शुड बी योर हार्ड स्टॉप। ओके, और फ्रेश पोजीशंस जहाँ तक खोलने की बात है, तो हमें फ्रेश पोजीशंस अभी नहीं खोलनी है। अगर आपने 600 के लेवल से आप शॉर्ट्स आप चला रहे हैं तो आप चलाइए, और नेक्स्ट हमें जब शॉर्ट करना होगा वो क्या लेवल होगा? तो 200 का लेवल क्रॉस करके ऊपर जाएगा और फिर 200 का लेवल ब्रीच होकर नीचे आएगा, तब हमें नेक्स्ट शॉर्ट करना है। क्योंकि इतने 3 दिनों के फॉल के बाद एक बाउंस की सिचुएशन बनती हुई हमें दिख रही है। उसकी पॉसिबिलिटी है वो अब कल आएगा, आई मीन मंडे आएगा या ट्यूसडे आएगा, दैट वी हैव टू सी, लेकिन बाउंस की पॉसिबिलिटी एक बनती हुई अभी नज़र आ रही है।